हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवशंकर आप सभी को एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से लेक्चर वीडियो में नहीं डाल पा रहा था। उसके पीछे कारण था, एक्चुअली मैं टीचिंग के साथ साथ रिसर्च भी करते रहता हूँ। मेरा रिसर्च एरिया CO2 कैप्चर है और इस पे मैंने 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है ड्यूरिंग माय PhD। तो अभी भी मैं अपना रिसर्च एरिया को कंटिन्यू करके रखा हूँ ताकि सोसाइटी को पोल्यूशन से कैसे बचाया जा सके, क्योंकि डे बाय डे हम और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस इन्वायरमेंट में जो है पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। हमको दिल्ली वगैरह शहर में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज न करके जो कोयला और ऑयल है उसी का यूज करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, जिससे काफ़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती है। तो मेरा रिसर्च इसी पे है कि जहाँ पर मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में, पावर प्लांट और स्टील इंडस्ट्री में, तो हम हाई टेम्परेचर पे ही CO2 कैप्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। मीन्स इन्वायरमेंट में आने से पहले CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना चाहते हैं, जिस पे मैंने 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है। उसको आप गूगल में जाकर ट्रैक करके आप देख सकते हैं। आप गूगल स्कॉलर में जाकर शिवशंकर IITISM धनबाद सर्च कीजिएगा तो उसमें मेरे नाम से एक लिंक आ जाएगा। उस पर आप मेरा रिसर्च पेपर को थ्रू आउट पढ़ सकते हैं। तो आते हैं अब हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 5 पे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने पार्टों में बांटा गया था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ और बाद में इसमें कौन कौन से पार्ट्स को ऐड किया गया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ तो उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और बाद में उसमें पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया और 4 पार्ट्स को और ऐड किया गया विथ टाइम बिंग। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा पार्ट्स को ऐड किया गया, कौन कौन पार्ट डिलीट किया गया, और बाकी पार्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर को रखा गया। तो पार्ट 1 में जब हम देखते हैं तो इन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डिफाइन किया गया है। मीन्स इंडिया का जो भी एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है और उसमें कौन कौन सा स्टेट्स आते हैं उसके बारे में जानकारी पार्ट्स 1 में दिया गया है। वो आर्टिकल इसमें 1 to 4 तक आप पढ़िएगा। 1 to 4 में आपको बताया जाएगा कि स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 में पढ़ने को मिलेगा। पार्ट 2 में जब आइएगा तो सिटीजनशिप के बारे में आपको पढ़ना होगा। सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आपको पढ़ने को मिलेगा। सिटीजनशिप में आप पढ़िएगा कि इंडियन सिटीजनशिप आपको लेने के लिए क्या क्या रूल को फॉलो करना है, क्या कितने पीरियड तक आपको इंडिया में रहने की आवश्यकता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो इन सारी चीज़ों को 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं पार्ट 3 में। इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको डिस्कस किया गया है। फंडामेंटल राइट्स, चूँकि हम सभी को जानकारी होना चाहिए कि आपका क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, तभी आप कहीं भी फाइट कर सकते हैं लीगल तौर पे। तो और ये फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 12 to 35 में आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। मेरा तो यही अनुमान है कि मोस्ट ऑफ द जो पढ़े लिखे भी लोग हैं उनको कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता रहता है, खास करके जो साइंस बैकग्राउंड से लोग आते हैं और जो गांव देहात में लोग रहते हैं उनको अपना फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं मालूम है। तो ये सारी जानकारी नॉर्मल व्यक्ति को भी होना चाहिए, जो तैयारी नहीं भी कर रहे उनको इन सारी चीज़ों का जानकारी होनी चाहिए। फिर आते हैं पार्ट 4 में। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में ये क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सोसाइटी को कैसे कल्याण किया जाए वो आपको राज्य सरकार को बताया जाता है कि इसमें आपको इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपको कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना है। तो ये चीज़ आपको पार्ट 4 में आपको मिलेगा। इसमें ये आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए एक आर्टिकल जो है पार्ट 4A को ऐड किया गया है 1976 अमेंडमेंट में, इंदिरा गांधी का टाइम, फंडामेंटल ड्यूटीज़।
ये जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो उस समय ड्यूटीज़ के बारे में नहीं बताया गया था, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया था। लेकिन बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई और नेबर कंट्री से हमारा जब युद्ध हुआ, उसमें ये इस चीज़ को ऐड किया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सिटीजन ऑफ इंडिया का रहेगा, उसको आपको निभाना है समय पड़ने पे। आप सिर्फ अगर आप फंडामेंटल राइट्स को उपयोग कर रहे हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको, बट ये लीगली आपको फोर्सफुली नहीं फोर्सफुल आपको नहीं कोई क्लेम कर सकता है कि आप अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ये आपको आर्टिकल 51A में ऐड किया गया है। फिर आते हैं आगे, फिर पार्ट 5 में आपको बताया गया इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी उसके बारे में डिस्क्राइब गया। ये आपको 52 आर्टिकल से लेकर 151 आर्टिकल तक डिस्कस किया गया है। इस रेंज को आप कम से कम याद रखिए। फिर इसके अंदर में ही यूनियन गवर्नमेंट में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोल सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट में आप देखिएगा कि इसको 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, द यूनियन जुडिशरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मीन्स ये कार्यकारी, द एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यकारी प्रमुख का क्या क्या पावर है, पार्लियामेंट का क्या पावर है, फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर है, यूनियन जुडिशरी मीन्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसमें बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सा पावर है, और लास्ट में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को क्या क्या काम है। ये सारे आपको यूनियन गवर्नमेंट के अंदर पार्ट 5 में बताए जाएंगे 1 बाय 1 करके। आते हैं पार्ट 6 में। पार्ट 6 में मेनली आपको स्टेट गवर्नमेंट के मैटर के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। इसमें आपको 152 से लेकर 237 आर्टिकल के बीच में आपको बताया गया है। इसको 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। जनरल इंट्रोडक्शन हो गया स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, पावर ऑफ गवर्नर, जैसे कि उधर प्रेसिडेंट है यहाँ गवर्नर रहेगा, फिर जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे स्टेट में हाई कोर्ट रहेगा, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको पार्ट 6 में बताया गया है। फिर आते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में आपको द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, मीन्स इसमें आपको पार्ट्स, स्टेट्स को डिवाइड किया गया था 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी, तो उस चीज़ को हटा दिया गया है। अब पार्ट जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए और पार्ट बी, वो दोनों को हटाकर सिंगल एक पार्ट में कर दिया गया है। और यही पार्ट को डिलीट किया गया था आफ्टर अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट 1956 में, और ये आर्टिकल भी डिलीट हो गया है। इसके जगह पे 4 पार्ट को ऐड किया गया था। एक तो 4A हो गया जिसमें ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, फिर 9A, 9B, फिर 14A करके ऐड किया गया है, उसमें ट्रिब्यूनल को ऐड किया गया था। फिर ये आपका पार्ट 8 में आपको यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में आपको बताया गया है, जैसे लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, इन सारे जो भी यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में पार्ट 8 में हम लोग जाकर पढ़ेंगे। आर्टिकल 239 से लेकर 242 मीन्स इसके बारे में आपको 4 आर्टिकल पढ़ना है। फिर पार्ट 9 जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहता है पार्ट 9 में। पार्ट 9 में आप देखिएगा पंचायती राज के बारे में आपको पढ़िएगा। ये 243 से लेकर 243O आर्टिकल, मतलब इसको सब डिवाइड किया गया है। 243 में ही ABCD से लेकर O तक गया है आर्टिकल्स। तो पंचायती राज काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम दृष्टिकोण से। इसके लिए कौन कौन सा कमेटी बना था इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं पार्ट 9A। पार्ट 9A में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मीन्स म्यूनसिपलिटी के बारे में पढ़ना है। इसको डिटेल में हम लोग जाकर पढ़ेंगे। ये आपको आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG में सब डिवाइड किया गया है। मीन्स आर्टिकल 243 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो डिवीज़न है ये कई बार आ चुका है यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी और स्टेट पीएससी में, तो इसको याद रखना है कहाँ से कहाँ ये रेंज आपको लाई करता है। फिर आइए हम लोग देखते हैं
9B में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया इस पार्ट में। इसको आर्टिकल 243Z टू 243ZT तक आपको डिस्क्राइब किया गया है। अब आते हैं पार्ट 10। पार्ट 10 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये शेड्यूल एरिया के बारे में, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में आपको बताता है। ये 244 से 244A के बीच में आर्टिकल इसको डिस्क्राइब किया गया है। मीन्स 2 आर्टिकल इसमें है, 244 और 244A। आते हैं पार्ट 11 में। इसमें आपको रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन और द स्टेट के बारे में बताया गया। मीन्स यूनियन और स्टेट के बीच जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे रहेगा और किसके पास कितना पावर है। मीन्स सब्जेक्ट के बारे में डिवीज़न जो है दोनों के बीच में जो हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको आर्टिकल 245 से लेकर 265 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है। फिर पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, परसूट्स के बारे में मीन्स ये फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में आपको इसमें डिस्क्राइब किया गया। ये आर्टिकल 264 से 300A तक डिस्क्राइब किया गया है। मीन्स लंबा थोड़ा यहाँ पे। मीन्स सिविल वगैरह का जो केसेस होता है इसी आर्टिकल में आ जाएंगे सारे। फिर पार्ट आपको 13 में जाकर आप देखिएगा तो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ, मीन्स व्यापार से रिलेटेड जो भी चीज़ है पार्ट 13 में आपको डिस्क्राइब किया गया है। वो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। फिर आर्टिकल पार्ट 14A में आपको ट्रिब्यूनल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ट्रिब्यूनल आपका बताया गया है कि 14A जो है बाद में एडिशन हुआ था ट्रिब्यूनल। इसमें आर्टिकल 323A टू 323B के बीच में ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। फिर पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में बताया गया कि इलेक्शंस सेंटर मीन्स लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे, राज्यसभा फिर स्टेट असेंबली का इलेक्शन कैसे होगा। ये सारा आर्टिकल 324 टू 329A के बीच में बताया गया। फिर आते हैं पार्ट 16 में, स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अब कुछ क्लासेस हैं उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न के बारे में बताया गया है। ये 330 से 342 सारे आर्टिकल का रेंज कम से कम याद रखिए। फिर आते हैं पार्ट 17 में। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम दृष्टिकोण से। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है और इसका आर्टिकल भी याद रखना है, 343 टू 351A। आते हैं पार्ट 18 में। पार्ट 18 में आपको इमरजेंसी प्रोविज़न, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी येलो किया हुआ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इमरजेंसी आपको इमरजेंसी हम बता चुके हैं इनिशियली भी, और इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के रिलेटेड 352 आर्टिकल से लेकर 360 तक आपको बताया गया। इसमें 3 तरह का इमरजेंसी है। एक राष्ट्रपति शासन लगता है इंटरनल एग्रेशन का, एक नेशनल इमरजेंसी अगर एक्सटर्नल कोई अटैक कर देता है कंट्री में तो वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। तो ये सारी चीज़ें इमरजेंसी के अंदर आती है। पार्ट 19 में हम लोग कुछ मिसलेनियस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पोर्टेंट है। अमेंडमेंट 368 आर्टिकल के तहत कौन कौन सा बदलाव किया जाता है और क्या मेथड है अमेंडमेंट का आर्टिकल 368 के तहत। फिर पार्ट 21 में हम लोग देखेंगे कि टेम्पोररी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविज़न के बारे में। यह आपको 369 टू 392 आर्टिकल में बताया गया है। फिर आर्टिकल 22 जो बताया गया उस पार्ट 22 में आपको शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटी टेक्स्ट इन हिंदी और रिपील, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो 1 बाय 1 हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं और अब कंटिन्यूस क्लास रेगुलर बेसिस पे चलेगी। तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए और आप लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।